अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर फॉर टू न्यूज़। नाज़रीन, बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। पेट्रोल है कि वो कंट्रोल से बाहर है और एक आम आदमी के लिए बहरहाल एक ज़िंदगी मुश्किल तरीन हो चुकी है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने वो तमाम तो स्टेप्स लिए हैं जो कि अनपॉपुलर हैं, जिसका बहुत बड़ा बर्डन आवाम के ऊपर जो है वो गिरेगा और गिर रहा है। और इसको ज़ाहिर बात है किसी सूरत भी पसंद नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे जो यूथी हैं, हमारे वो बिरादरी जो ख़ास एक ज़हनी माइंडसेट का शिकार है और उनको ये लगता है कि जनाब ये तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर जनाब देखिए ना कि कितनी बुरी बात है। अगर यही सब कुछ करना था तो हम तो कर रहे थे, उनका कहना ये, तो फिर हमें हटाया क्यों। उनका ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ जो हो रहा है ये रजीम चेंज की वजह से हो रहा है। अब अल्लाह भला करे ख़ान साहब का कि उन्होंने कम से कम यूथियों को ये अंग्रेज़ी वर्ड तो बता दिया कि रजीम क्या होती है और रजीम चेंज क्या होती है। लेकिन बात ये है कि वो एज़ यूजुअल ख़ान साहब मिस कोट कर रहे हैं और जो यूथियाँ हैं वो किसी सूरत भी ये सोचने समझने की सलाहियत से आ रही हैं कि ख़ान साहब अगर कुछ कहें तो उसको ख़ुद से एनालाइज़ कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीलॉग बनाया जाए जिसका नाम ये रखा जाए कि यूथियों के लिए माजून ख़ास, यानी यूथियों के लिए पीटीआई के जितने भी जो इमरानडूज़ हैं ख़ास तौर पे उनके लिए एक फक्की उनको जो है वो दी जानी चाहिए और उनकी ताकि दिमागी जो नसें बंद हैं वो कम से कम अक्ल और शऊर की खुल जाएँ। मैं ये क्यों वीलॉग बनाने पर मजबूर हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर जाओ, फेसबुक पर, ट्विटर पर जाओ, इंस्टा पर जाओ, जहाँ पर जाओ वहाँ पर ये इस किस्म के आपको यूथिया जो मिलते हैं और आपको ये मालूम पड़ता है कि जनाब ये तो काफ़ी इनके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ चल रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही। ज़ाहिर बात है प्रेशर है, मैं ये कोई भी नहीं ये कहेगा कि जनाब प्रेशर नहीं है, इकनॉमिक प्रेशर नहीं है। आप ने तकरीबन 88 रुपये पेट्रोल बढ़ा है एक माह के अंदर, 1 से 1.5 माह में, और ये पूरी की पूरी जो इंक्रीज़ है, जो हाइक है, वो ऑब्वियसली वो हम सब के लिए बहुत मुश्किल है और किसी सूरत भी ये नहीं कहा जा सकता कि यार ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ यूथियों को समझाना चाह रहा था कि क्यों ये हो क्यों रहा है। और ये वो कह रहे जी ये रजीम चेंज की वजह से सब कुछ हुआ है। ये रजीम चेंज की वजह से सब कुछ नहीं हुआ यूथिये भाइयों, ये दरअसल रजीम इंस्टॉलेशन की वजह से ऐसा हुआ है। जी मैं आपको बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ समझा देता हूँ। ये तकरीबन 2016 की बात है। पनामा पेपर्स जब आया था, पाकिस्तान फैटफ से तो बाहर आ ही गया हुआ था, फैटफ की ग्रे लिस्ट में था, तकरीबन उस टाइम बाहर आने की तैयारियां थी और आईएमएफ को पाकिस्तान ने अल्लाह हाफिज़ कर दिया था। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 6.6 के साथ जो है वो ऊपर ग्रो कर रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो 7-8% और फिर बाय द एंड ऑफ 2018 जब ये गवर्नमेंट जारी होगी तो हम 9% को टच कर रहे होंगे जीडीपी के जो मामला हैं। पीटीआई के जो इमरानडूज़ माहिरीन मईशत थे वो ये कह रहे थे कि जनाब ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत फिगर्स दे रहे हैं। तो वो फिगर इस तरीके से पूरे दिखाए जा रहे थे कि वो बताया गया कि भाई हम कैसे 9% की ग्रोथ करेंगे कि सी पैक जो है उसके बॉटलनेक्स ख़त्म हो गए। यानी ये जो लोड शेडिंग आज आप जिसको देख रहे हैं ये ज़रदारी दौर में थी और उसको ख़त्म किया गया लोड शेडिंग को सी पैक के अंडर, चाइना के साथ मिलके प्रोजेक्ट्स लगाए गए, बिजली यहाँ पर पूरी की गई और उसका प्लान ये था सड़कें बिछाई गई, बिजली पूरी की गई, हमारे सिस्टम्स के जो दीगर मामला थे वो ख़त्म किए गए, जो ख़राबियाँ थीं, जो हिंड्रेंस थी। इसके साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम हुआ ताकि जो हमारी लेबर है वो किस तरीके से फैक्ट्रियों में आएगी और जाएगी। ये तमाम तर सी पैक के पहले फ़ेज़ के अंदर ये सब कुछ हुआ और ये हमने होता हुआ देखा। अगर आपको ये पढ़ना है कहाँ से आप पढ़ें तो प्लानिंग कमीशन जो है उसकी वेबसाइट पर चले जाएं और 2015 का जो प्लान था उसके तहत पढ़ लें कि किस तरीके से सी पैक ने ख़त्म होना था पहला मरला, इसको रिमूविंग द बॉटलनेक्स, और उसके बाद उसमें सड़कें बननी थी, बिजली बननी थी, बाकी चीज़ें मैंने आपको गिनवा दी हैं। उसके बाद जो है हार्वेस्ट शुरू होनी थी सेकंड मरले के अंदर और फिर थर्ड मरले के अंदर जाकर सी पैक जो है वो फुली फंक्शनल होना था। उसके अंदर डैम्स भी थे, उसके अंदर बिजली के प्रोजेक्ट्स भी थे, उसके अंदर फैक्ट्रीज थी। यानी पाकिस्तान जो है वो एक ट्रांजिएंट रूट बनना था और आपकी इंडस्ट्री भी आप किसी ट्रांजिट रूट के ऊपर लगनी थी। एंड दैट इज़ हाउ
ये गवर्नमेंट जो है आपकी जीडीपी, उस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसको उसने माशी इशारे दिए थे कि हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं और यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। लेकिन जो साजिश जिसके बारे में कहते हैं वो साजिश हुई, और साजिश किसकी हुई? वो अमेरिका और उसके हवारियों ने की, यही यूएई ने की। और यूएई ने जब आपने फ़ौज भेजनी जो है वो नवाज शरीफ ने मना कर दिया और ख़ान साहब की पार्लियामेंट में शोर मचाने के ऊपर ख़त्म किया, तो यूएई ने कहा कि देखिए अगर आप यमन में फ़ौज नहीं भेज रहे तो फिर इसके नताइज भी आप ही भुगतेंगे। बहरहाल ये सब कुछ हुआ। 28 जुलाई 2017 को वो रजीम चेंज हो गई, नवाज शरीफ को जाना पड़ा। जब था वो सारे का सारा ख़राब किया गया। मैं मसला आपको प्रोजेक्ट गिनवा देता हूँ। PKLI एक प्रोजेक्ट था, फिर जो उनके लीडर्स थे जो काम कर रहे थे उनको हंट डाउन किया गया। वो तमाम तर ब्यूरोक्रेट्स जो काम कर रहे थे, जितने भी ये आपके CSPs थे जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर ख़ास तौर पे पंजाब में काम कर रहे थे और भारी तनख्वाहें ले रहे थे, उनसे तनख्वाहें वापस करवाई गई। साफ़ पानी केस जो कि शहबाज शरीफ ने ख़ुद ही उसका फ़ैसला कर दिया था कि इसके अंदर गड़बड़ हुई है और सज़ाएँ भी दी थी, उस पर खोल कर शहबाज शरीफ को अंदर किया गया। उनको पहले पेशियाँ करवाई गई, फिर LWMC का केस खोला गया, फिर जो है वो आशियाना केसेस के अंदर जो है वो इनको फंसाया गया। और वो फ़ख्र से कहते होते थे कि 2-3 MNAs को तो मैं वैसे ही रिज़ाइन करवा दूँगा। फिर लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे जो नून लीग के टारगेट सेंटर्स थे वहाँ पर उन्होंने इंक्रोचमेंट ड्राइव्स के नाम पर उन तमाम तर ताजिर बरादरी और वहाँ पर उन एरियाज़ को हिट करना शुरू किया जो नून लीग के वोट बैंक्स हैं। ज़ाहिर बात है वो नून लीग भी तजावुज़ करते हुए अपने तमाम तर सियासी किरदार के अंदर रेडियाँ लगवाती है, सारा कुछ करती है और उसके ऊपर वोट बैंक वो रीप करती है। उन्होंने उनको वहाँ से उठवाया और उसके बाद 3 साल वहाँ पर PTI की रेडियाँ लगीं। PTI के आशीर्वाद से जो लोग थे उनके बिलबोर्ड्स लगे जो PTI आशीर्वाद जिसको देती थी। मियाँ असलम इकबाल इस पूरे सब का इंचार्ज रहा लाहौर के अंदर, जो इनका वज़ीर बना बाद में जाके। सो ये सब कुछ हमारे जो वो मियाँ पिद्दे खान थे जिनको हम बाबा साकिब निसार के नाम से जानते हैं और डैम वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। फिर डैम के नाम पर उन्होंने चूना लगाया सारों को। बहरहाल ये सब कुछ हुआ, पनामा का फ़ैसला आया, ये सब कुछ आपने ख़त्म किया, वो रजीम चेंज आपने की। उस रजीम चेंज के नतीजे में जो इन्वेस्टर्स थे उनका जो आपके ऊपर जो बिलीव था वो ख़त्म हो गया। यहाँ से फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी क्या थी, यहाँ से कैपिटल आउटफ्लो होने शुरू हो गए। पाकिस्तान ने 3 साल के अंदर जो कैपिटल आउटफ्लोज़ हैं वो तकरीबन यहाँ से जो बिज़नेस गए हैं इस वक्त अगर आप देख लें कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ख़ास तौर पर वो पाकिस्तान के अंदर से जो मेरे पास दादोशुमार हैं कि पिछले 3 साल के अंदर तकरीबन 35% हमारी इंडस्ट्री निकल कर साउथ एशिया के दीगर मुल्कों के अंदर शिफ्ट हो गई है, जिसमें मालदीव भी शामिल है। ये जो है यहाँ से निकली है और वहाँ पर गई है। और ये जो रिपोर्ट है ये जो प्याफ फाउंडेशन है जो इंडस्ट्रियल उनकी सर्वे रिपोर्ट है, गो के इसको PTI ने मुस्तरद किया है लेकिन एक रिपोर्ट मौजूद है। ये सब कुछ जो है इसी पाकिस्तान के साथ हुआ। CPEC को रोल बैक कर दिया गया। CPEC का पहला इस वक्त तक तीसरा मंसूबा शुरू जाना था लेकिन वो ऐसा ना हो सका। अभी तक दूसरा फेज़ वहीं का वहीं रुका हुआ है और उससे आगे किसी किस्म की भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। सो इसने आपको जो तकरीबन 550 मिलियन नौकरियां देनी थी उसकी जगह पर आपके पास जितनी नौकरियां आई हैं वो इसका 10% है, यानी तकरीबन 5 लाख नौकरियां CPEC ने अभी तक जो है वो फ्लोट कर सका है पाकिस्तान के अंदर। सो ये वो तबाही थी जो असल में आई। तो अब जिसको आप रजीम चेंज कह रहे हैं वो रजीम चेंज नहीं है मेरे प्यारे यूथियों। कभी पढ़ लिया करो, कभी देख लिया करो कि रजीम चेंज क्या होती है और रजीम अनइंस्टॉल क्या होती है। तो जो इंस्टॉल किया गया, जो रजीम इंस्टॉल की गई 2018 के अंदर, उस रजीम को इंस्टॉल करने वाले कंप्यूटर इंजीनियर को ये समझ आई, जो पॉलिटिकल कंप्यूटर इंजीनियर है, कि भाईजान ये तो मैंने गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है, ये सॉफ्टवेयर तो इंतहाई बोगस, इंतहाई ख़राब सॉफ्टवेयर है, इसको तो अनइंस्टॉल करना है। तो अनइंस्टॉल करते वक्त जो इंजीनियर था उसको समझ आई कि मैं करूं क्या। तो वो निकल के जो अपने उसने साथ वाले इंजीनियर से रब्ता किया जो अदालत उज़्मा की शक्ल में था कि अब क्या करें। इन सब ने जब रियासत के तमाम सतूनों ने आपस में तय किया कि भाईजान ये तो अब हतल हो गया काम, तो फिर उन्होंने जाकर PDM से रब्ता किया कि भाई हमें बचाओ। तो PDM तो बेसिकली हमें उनको बचाने के लिए आई हुई है और ये जो इस वक्त स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये रियासत के स्टेप्स लिए जा रहे हैं
और रियासत ने उनको कहा है कि भाईजान ये आएँ और इस महात्मा से जान छुड़वाएँ और साथ ही साथ ये स्टेप्स ले लिए जाएँ। सो बेसिकली यूथियों सीखने की सिर्फ मैं आखिरी लाइन के अंदर इसको मैं ख़त्म कर दूँ, मैंने आपको बिल्कुल तफसीलन दे दिया कि क्या क्या नुकसान आपने किया। 4 साल के तो मैं उसके ऊपर गया नहीं कि जो खान साहब ने इधर यहाँ पे जो उजाड़ा सब कुछ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर जाता तो फिर तो बड़ी लंबी कहानी हो जाती। एक मामूली सा आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात कैसे चलते हैं। फ़र्क होगी क्या करती थी क्या नहीं करती थी तो आपको पता लग ही गया है। इंडिया से तजारत करने का मामला वज़ीर-ए-आज़म की टेबल के ऊपर मौजूद था। वज़ीर-ए-आज़म के पास मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स का पोर्टफोलियो भी था और वज़ारत उज़्मा का भी था। तो उनको कहा गया कि सर ये इंडिया के साथ हमने तजारत करनी है, पिछले साल का वाक़या, बल्कि पिछले साल का वाक़या है जी। तो उन्होंने कहा तजारत करनी है। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, शुगर, कॉटन और एक आधी चीज़ और। उन्होंने कहा जी ठीक है करें जी, साइन कर दिए। अगले दिन काबीना के अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि ओह ये क्या होगा। अच्छा, शोर मच गया कि जो इंडिया के साथ खान साहब इंडिया के साथ क्या कर रहे हैं। खान साहब ने कहा ये किसने इजाज़त दी है। तो ये जो हमाद अज़हर साहब हैं उन्होंने कहा सर आपने दी है कल। उन्होंने कहा नहीं, ये तजारत नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा सर, जब मीडिया ने पूछा, फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात थे, उन्होंने कहा सर ये क्या हुआ। उन्होंने कहा कि खान साहब के पास 2 टोपियाँ हैं, यानी 2 वजारतें हैं, एक कॉमर्स की, एक वज़ीर-ए-आज़म की। जब वो टोपी पहनते हैं कॉमर्स की तब वो एक फ़ैसला करते हैं, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो वो दूसरी टोपी पहनते हैं तो दूसरा फ़ैसला करते हैं। ये वेयरिंग द कैप इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब कि वो ओहदा कौन सा रखते हैं। सो भैया ये मज़ाहिया मामलात यहाँ पर रहे, हुकूमत यूँ चलती रही, टोपियाँ पहन के इन्होंने सबको टोपियाँ पहनाई और अभी तक टोपियाँ पहना रहे हैं, कभी साजिश कभी कुछ कभी ये। तो मेरे प्यारे यूथियों, आप सब के लिए एक ही पैगाम कि जब भी आपको लगे कि सब कुछ रिजीम चेंज, आपको कोई कहे कि ये रिजीम चेंज की वजह से हो रहा है, ये रिजीम चेंज की वजह से नहीं हो रहा। वो जो रिजीम चेंज करके नई रिजीम इंस्टॉल की थी उसकी अनइंस्टॉलिंग की वजह से हो रहा है, और इसको ठीक किया जा रहा है, इसको ख़राब नहीं किया जा रहा। सो अपनी धोतियाँ तहमद कस लो, अभी मज़ीद भी आगे तुम्हारे वजह से बड़े वसाइल हमें हम सब सहने वाले हैं। और उससे अगली ये कि जब भी इस तरह का अगला कोई तजर्बा हो तो उसके अंदर आपने इस तरह की रिजीम इंस्टॉल नहीं करवानी, क्योंकि जब ये इंस्टॉल होगी तो उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तो फिर यही सब कुछ जो है वो हो रहा होगा। वैसे ये इसकी अनइंस्टॉलिंग की वजह से हो भी नहीं रहा, आपकी इंस्टॉलमेंट जो हुई थी उसने जो कबाड़ा किया है उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।